ठीक है, हम लोग क्या देख रहे थे अभी? मैम रेशियो एनालिसिस। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे कंपनीज का जो पैसा है उसको हमको हार्ड कैश में कन्वर्ट करना है। किस लिए? अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, अपने फ्यूचर के गोल्स के लिए, अपने फ्यूचर में जो भी प्रॉपर्टी हमको खरीदनी है, जो नई फैक्ट्री लगानी है, नया बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हार्ड कैश है उनको देखना है कि वो कितने अच्छे से हमारे करंट एसेट फिक्स एसेट सब कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, एक कंट्रोलिंग का ही तरीका हुआ ना, कि हम पहले से ही कंट्रोलिंग करके देख ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमने अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, नया प्रोजेक्ट नई बिल्डिंग के लिए हमने अप्लाई कर दिया या हमने सेटअप डाल दिया और बाद में हमने देखा कि हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो भी टाइम होगा, जो भी समय होगा, जो भी सारी चीजें होंगी, जो हमारी स्ट्रेटेजी गोल्स होंगे, वो सब क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। तो कोई भी प्लान फ्यूचर में बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले अपनी लिक्विडिटी को चेक करते हैं कि हमारी लिक्विडिटी कितनी है। तो हमने देखा कि गोल्ड को कन्वर्ट करना है अगर हमको, ठीक है, अगर हमको देखना है कि गोल्ड को कन्वर्ट करना है तो 50% एफर्ट में हमारा गोल्ड कन्वर्ट हो जाएगा, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बैंक अकाउंट भी हमारा यूजुअली से बहुत मुश्किल होगा, तो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, हम बैंक में जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, विड्रॉल फॉर्म भरेंगे, बैंक मैनेजर से बात करेंगे। ठीक है, तो किसी ना किसी तरह से हमारा जो ये है 8 लाख जो है कैश, ये 10% के एफर्ट से हमारा हार्ड कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो कैश है, ठीक है, वो तो हमारे पास है ही, इसमें तो हमें समझ लो कोई एफर्ट ही नहीं है। और बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टी सबसे मुश्किल, सबसे टफ मैटर जो होता है, किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी बिल्डिंग को, हमारे फिक्स एसेट्स को सेल करना होता है ना। आप लोग अपने घर में या कभी रिलेशंस में भी कभी ये चीज देखे होंगे कि अगर किसी को अपनी छोटी से छोटी प्रॉपर्टी भी सेल करनी हो तो कितनी मुश्किल होती है ना, क्योंकि इसमें क्या होती है, लॉयल्टी, बिल्डिंग मैम प्रॉपर्टी लीगल वर्क खरीदते, ज्यादा होती है। हाँ, लीगल कॉन्सेप्ट क्या है इसका, लॉयल्टी है कि नहीं, बिल्डिंग प्रॉपर्टी सही है या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लेस का कैसा है, वो प्लेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जो भी उसको खरीदना चाहता है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे मुश्किल काम हमारा होता है बिल्डिंग या कोई हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स है उनको लिक्विडिटी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यस इसमें, मैम। हाँ, तो इसमें हमारा एफर्ट कितना लगता है, समझ लो 100% हमारा पूरा एफर्ट लगता है कि हमारा ये बिल्डिंग है, जो हमारी ये प्रॉपर्टी है, वो जल्दी से जल्दी क्या हो, हार्ड कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, एक मेथड है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी हमारी कितनी है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हो गए या करंट एसेट्स हो गए, जो हमारे लिए तरल या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, अब ये फिक्स एसेट आप कहीं ले जा सकते हो, जमीन आपकी जहाँ है, प्रॉपर्टी जहाँ है, वो तो वहीं रहेगी ना, उससे आगे तो आप उसको कहीं ले जा नहीं सकते हो। ठीक है, नो तो हम कह सकते हैं, इसको नोट करो, ये हो गया एग्जाम्पल। आप लोग मैम, एक एग्जाम्पल सेकंड। खुद से भी सेट कर सकते हो। ठीक है, खुद से भी ये एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। यस मैम। अभी सॉल्वेंसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, सॉल्वेंसी क्या होता है, लिक्विडिटी के फॉर्म में अगर हम सॉल्वेंसी की बात करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, जो भी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो में, वो भी सॉल्वेंसी रेशियो होता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए। अभी हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैम एफर्ट जो आप बताइए मैम, वो फिक्स होता है क्या? क्या चीज, फिक्स्ड एसेट? मैम एफर्ट जो बतानी है मैम, अच्छा, एफर्ट 50%। नहीं, ये हमने एक एज एग्जांपल एक मेजरमेंट लिया है कि अगर आप कंट्रोलिंग कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो पहले ये चेक करोगे ना कि हमारे पास लिक्विड रेशियो कितना है, लिक्विडिटी कितनी है, हमारे पास जो पैसा है वो कितना है अमाउंट। तो पहले आप एक लिस्ट बनाओगे, लिस्ट में देखोगे हमारे करंट एसेट्स कितने हैं, फिक्स एसेट कितने हैं, तो फिर ये भी तो देखोगे कि
कौन कौन सी चीजों को हम तुरंत कन्वर्ट करके कौन सी इजीली हमको पैसा अवेलेबल हो जाएगा। और कुछ चीजों में आप देखोगे जैसे फिक्स एसेट, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपकी जमीन हो गई, इसको आप देखोगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, कम से कम साल भर भी लग सकता है इसको बेचने में, या 6 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इतने आपके जो करंट एसेट्स हैं उनको आपको लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद भी अगर आपके पास पूरा अमाउंट नहीं जमा होता है, पूरी अमाउंट नहीं आती है, तो आप क्या करोगे, ये मेजर करोगे ना कि हमारे पास अभी पूरे तरीके से हमारा पैसा हमारे पास लिक्विड फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, हम कैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अभी हमारा जो ये एसेट है इसको बेचने में ही हमको 1 साल 2 साल लगेंगे। ठीक है, तो आप अपना प्लान क्या कब बनाओगे, 1 साल 2 साल का गैप देके बनाओगे ना। यस मैम। समझ गए ना बात को। अब तुम्हारे पास चेक है, ठीक है, अब तुमको सामान लेने जाना है मार्केट में, ठीक, कि तुम्हारे घर में कोई शादी या फंक्शन होने वाला है, तुमको सामान लेना है। ठीक है, तो तुम पहले देखोगे ना कि तुम्हारे पास पैसा कितना है। अगर तुम्हारे पास 20,000 30,000 या 10,000 तुम्हारे खर्चे के अकॉर्डिंग पैसा अवेलेबल है, तो तुम तुरंत जाओगे सामान लेके चले आओगे। लेकिन तुम देखोगे कि हमारे पास चेक है, बैंक 4 दिन बंद है, ठीक है, 2 दिन बाद बैंक खुलेगा, फिर चेक लगाएंगे, फिर चेक 2 दिन में क्लियर होगा, तो तुम क्या करोगे, अपना प्लान 10 दिन बाद बनाओगे ना, कि 10 दिन बाद हमारे हाथ में जब पैसा आ जाएगा तब हम जाएंगे मार्केट में कोई शॉपिंग करेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ होता है। ठीक है, बी क्या है, दूसरा हो गया, तीसरा बताइए। सॉरी, लिक्विड रेशियो पहला देखे हैं हम लोग ना, रेशियो एनालिसिस में पहला था ये लिक्विड रेशियो, और सेकंड क्या है, सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, मैम न्यूमेरिकल भी है क्या इसमें? नहीं न्यूमेरिकल नहीं है, क्यों, थ्योरी है, न्यूमेरिकल फिनांस में तुम लोग पढ़ोगे। सॉल्वेंसी रेशियो, बताइए सॉल्वेंसी क्या होता है, बताइए। पढ़े थे, थोड़ा भूल रहा है। इसको हम सिंपल एंड इजी वे में कह सकते हैं, एबिलिटी टू पेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज लाइबिलिटी, debt, ability to pay debt. हाँ, अगर आपने बैंक से पैसा उधार लिया है, म्यूट करिए, म्यूट करिए, अगर आपने बैंक से 10,000 रुपया उधार लिया है, ठीक है, एज ए डेट लिया है इसको, ठीक है, तो आप क्या है बैंक के प्रति, म्यूट म्यूट करिए भाई। मैम लाइबल है। हाँ, तो यू आर लाइबल टू पे, तुमको ये पे करना ही करना है, चाहे आज करो, चाहे जितना टाइम पीरियड मिला है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, तुमको पे करना ही करना है। ठीक है, यू आर लाइबल टू पे योर डेब्ट। ठीक है, तो सॉल्वेंसी क्या होता है, सॉल्वेंसी भी यही होता है, अ पर्सन हु वाज पे ऑफ देयर एबिलिटी, अ पर्सन हु इज एबल टू पे ऑफ देयर डेब्ट, ठीक है, या लाइबिलिटी। सॉल्वेंसी का मतलब समझ में आया, सॉल्वेंसी रेशियो वो रेशियो होता है आपका कि आप ड्यूरिंग कंट्रोलिंग आप क्या करोगे, आप कोई बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो, ठीक है, अगर आप क्या करोगे, अपनी पहले लिक्विड रेशियो तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि चलो ठीक है हमारा ये चीज ऐसे ऐसे था, हम ऐसे ऐसे इसको मैनेज करेंगे, बट एज ए सॉल्वेंसी रेशियो जो आप अपना कैलकुलेट करोगे तो आप ये एबिलिटी अपनी देखोगे कि आपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में पे करने के लिए जो भी पैसा, जो भी मनी लिया हुआ है, ठीक है, वो क्या आप चुका पाओगे या दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। पता चलेगा आपको 1 करोड़ का, आपको अपना एक प्लांट लगाना है, ठीक है, 1 करोड़ का प्लांट लगाने के लिए आपने अपनी पूरी पूंजी को, पूरे फिक्स्ड करंट एसेट सबको खंगाल के देख लिया कि आपके पास इतने पैसे हैं,
इतने पैसे 2 साल में 1 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके हार्ड कैश में, तो आप 1 करोड़ का जो है क्या बिजनेस डाल दोगे। ठीक है, ये 1 करोड़ अगर आपके पास पूरे अमाउंट नहीं है, सारा एसेट को बेचने के बाद, करंट फिक्स एसेट बेचने के बाद भी अगर आपके पास हार्ड कैश पूरे 1 करोड़ नहीं आते हैं, अगर उसमें कहीं ना कहीं 20 लाख रुपया मान लो कम पड़ता है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, इसको कहीं ना कहीं से उधार लोगे ना, या तो बैंक से लोगे Yes. या किसी पर्सन से लोगे। ठीक है, तो ये 20 लाख उधार लेने से पहले तुम पहले एक चीज चेक करोगे ना कि हमारा कहीं ऐसा तो नहीं है ये 20 लाख भी ले ले और इधर भी हमने और उधार लिए हैं अपनी कंपनीज के लिए, पता चले हम उसको पे ही ना कर पाए बाद में, तो हमारा जो बना बनाया जो भी प्लांट है खरीद रहे हैं वो भी, और जो हमारा खुद का बिजनेस है वो ही बिक जाए, उसी को बेचने की नौबत आ जाए। ठीक है, समझ में आया ये चीज? मैम ये Yes, कॉन्सेप्ट ma'am. समझ में आया ना? तो हम क्या करेंगे, ma'am. अपने इस प्लांट को खरीदने के लिए या सेटअप करने के लिए हमने 1 करोड़ का इंतजाम किया, 1 करोड़ में हमने देखा 20 लाख कम हो रहा है, तो ये 20 लाख हमको कहाँ से मिलेगा, उधार से मिलेगा ना, या डेब्ट से मिलेगा ना, उसको हम या तो बैंक से ले सकते हैं लोन या किसी पर्सन से ले सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने किसी पर्सन या बैंक से लेने से पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि वी आर सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। मतलब बताइए, वी आर सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट मतलब वी आर एबल टू पे आवर डेट और नॉट। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि हाँ हमने फ्यूचर में जितने उधार लिए थे उसको पे करने की हमारे अंदर एबिलिटी है, हमारे पास इतना पैसा है हम पे कर देंगे, तो हम 20 लाख का उधार ले सकते हैं। अदरवाइज हम देखेंगे कि हमारा जो बैंक बैलेंस था, हमारी जो प्रॉपर्टी थी, हमारा जो बिजनेस था, वो सब क्या हो गया, बंद हो गया है। ठीक है, और आपके पास आपके बैंक को देने के लिए, आपका उधार चुकाने के लिए आपके पास अब पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपना जो ये प्लान है वो कुछ समय के लिए टाल दोगे ना, कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, अभी हमारा उधार लेने का हमारा एक कह सकते हैं ना, हमारा भी उधार लेने का औकात नहीं है कि हम इसको पे कर सके। आई एम नॉट सॉल्वेंट टू पे माई एबिलिटी माई लायबिलिटी टू द बैंक। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि अगले साल या 2 साल बाद जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जो हमारा जो भी हमारी कंपनी है, मतलब वो अगर प्रॉफिटेबल कंडीशन में पहुंचेगी, तब हम अपना ये नया प्लान डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो ये स्ट्रेटजी थी उसको 2 साल या 3 साल या 4 साल या 10 साल के लिए पोस्टपोन कर देंगे। ठीक है, और फिर जब हम देखेंगे कि हमारा इतना गेन हो गया है, इतना पैसा हमारे पास हो गया, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से हम चेक करेंगे हमारा लिक्विड रेशियो कितना है। ठीक है, हमारी लिक्विडिटी कितनी है, हमारे पास हार्ड कैश कितना है, हमारे पास करंट एसेट कितना है, फिक्स एसेट कितना है, क्या हम सॉल्वेंसी रेशियो हमारा ठीक है, क्या हम जो भी उधार लिए उसको पे करने के स्थिति में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेक करेंगे, फिर अगर लगेगा हाँ सब कुछ ओके है, तो हम अपना ये प्लान, नया प्लान क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये भी कंट्रोलिंग की एक टेक्निक है, सॉल्वेंसी रेशियो को कैलकुलेट करना। समझ में आ गया सॉल्वेंसी? Yes, ma'am. ठीक है, लिख लीजिए थोड़ा सा इसके अंदर, ताकि जब आप लोग पढ़िएगा कभी तो समझ में आइए। एग्जाम्पल्स आप खुद से पुट कर सकते हो एग्जाम में, अगर फिनांस में पूछता है तो भी लिख दीजिएगा ये चीज, ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग में ही पूछे तभी आप लिखिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो हर जगह सेम ही रहेगा। मैम ये रेशियो एनालिसिस पूछेगा तो ये सारा बताना पड़ेगा चारों। हाँ, रेशियो एनालिसिस, हाँ हाँ रेशियो एनालिसिस क्या होता है, रेशियो एनालिसिस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये बताना होगा आपको। लेकिन कंट्रोलिंग में तो यही पूछेगा ना, डिस्क्राइब द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग, या पूछ देगा व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोलिंग, तो आप लिखोगे दे आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग, फर्स्ट इज ट्रेडिशनल एंड सेकंड इज मॉडर्न। अगर ये एक्सप्लेन कर देगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ टेक्निक्स, एक्सप्लेन द
मॉडर्न टेक्निक्स, तो आप सारे टेक्निक्स बताओगे मॉडर्न के। लेकिन अगर ये पूछेगा कि डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, एंड हाउ यू कैन कंट्रोल या यूज एज ए कंट्रोलिंग मेथड रेशियो एनालिसिस के बारे में पूछ सकता है कि हाउ रेशियो एनालिसिस यूज एज अ कंट्रोलिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस अगर पूछेगा तो आप ये सारा बताओगे उसमें कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, उन सारे टाइप्स को एक्सप्लेन मैम करोगे। इसके अंदर जो है वो भी लिखना पड़ेगा बस, या फिर बस इस पर इतना ही लिख के छोड़ देंगे? आप लिखोगे रेशियो एनालिसिस, टाइप्स तो बताओगे ना, टाइप्स को अगर एक्सप्लेन नहीं करते हो लेकिन केवल मैम टाइप्स को। इसके भी 4-4 5 टाइप है। हाँ हाँ 5 टाइप्स हैं, अगर सारे टेक्निक्स पूछ देते हैं तो, ठीक है, तो उसके अंदर डिटेल में 4 जाने है। की जरूरत नहीं है। डिटेल में हम कब जाते हैं, जब हम देखते हैं कि रेशियो एनालिसिस पूछा और हमको लिखना है 200 कैरेक्टर के लिखने हैं, या 302 पेज लिखने हैं, या 3 पेज लिखने हैं, ठीक है, तब हम उसको ऐसा करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लीजिए व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो, जब आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर होगा। रेशियो which are calculated to determine मैम the long term solvency of business are known as, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, are known as solvency ratio। These ratios determine the ability of business to service its business, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन। मैम सर्विस के बाद किस बिजनेस लिखी है क्या? देखा, सर्विस के बाद क्या लिखी है? सर्विस इट्स बिजनेस। ठीक है मैम। ठीक है, यस मैम। समझ में आ गया सॉल्वेंसी रेशियो। मैम जब लिक्विडिटी की बात करेंगे, इन द टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो वी आर अ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए हम सॉल्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, बट जब हम सॉल्वेंसी रेशियो की बात करते हैं केवल, तो हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में अपने फ्यूचर में अपने डेब्ट को चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, ठीक है, या वी आर एबल टू पे आवर डेब्ट और नॉट, ठीक है। तीसरा है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, रिमूव करें। यस मैम। यस मैम।
ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा हल्का फुल्का, है ना? यस मैम। इसको हम क्या कह सकते हैं? टू एनालाइज और एनालिसिस द ability to प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशंस ऑफ बिजनेस। Such ratios involves analysis of profit in relation to sales or funds or capitals. Okay. मैम सेल्स के बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद सेल्स के बाद मैम फंड पढ़ दे रहे हैं। Analysis the profitability positions of business. Such ratios involves analysis of profits in relation to sales, funds and capital. ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं? अपने कंपनी का जो पोजीशन है, ठीक है, जो कंडीशन है उसको चेक करते हैं, उसको देखते हैं कि हमारी कंपनी, मान लो ये जुलाई है और ये जुलाई 2020 थी और ये जुलाई 2021 है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जुलाई में कितना फंड रेज हुआ था, कितना कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया था और कितना हमें रिटर्न मिला था उस पे, ठीक है। तो हम क्या करें और इसमें कंपेयर करते हैं कि 2000, मान लो यहाँ 19 था और 20 कर लेते हैं ना, तब 21 में हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है, तो 2019 कर लेते हैं और फिर कंपेयर करेंगे 2020 के डाटा को, फंड्स को, कैपिटल्स को, इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है, कितने सेल्स हुए थे, सेल्स को भी कंपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों ईयर्स में हम देखेंगे और अगर ग्राफिकल मेथड में हम देखेंगे कि हमारा अप एंड डाउन ऐसे था, ठीक है, और 2020 में हमारा अप एंड डाउन कैसे था कि हम पहले ग्रोथ में चले गए फिर ऐसे, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन बता रहा है? अप एंड डाउन बता रहा है ना, कि जुलाई 2019 जुलाई 2020 में हमारी क्या कंडीशन थी, प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या था हमारे फर्म्स का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो इस पोजीशन से अगर हमने ये पाया कि 2019 में हमारी जो कंडीशन थी या जो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज था वो 75% था, बट 2020 में ये रेज होके क्या हुआ, ये 95% हो गया, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि हमारी कंपनी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस समय क्या है, प्रॉफिट के कंडीशन में है। तो जो भी डिसीजन मेकिंग हम करेंगे, जो भी स्ट्रेटजी, जो भी गोल्स हम फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, वो क्या करेंगे, अपने इस प्रॉफिट के कंडीशन को ध्यान में रख के बनाएंगे कि चलो हम तो प्रॉफिट के कंडीशन में है, हम एक नया प्लांट, एक नई इंडस्ट्री को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, नया प्लांट हम डाल सकते हैं, नया बिजनेस, नई मैन्युफैक्चरिंग, नया एक गोदाम या जो भी हमको अपना बड़ा करना है, जो भी हमको खरीदना है वो हम खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कि हमारी कंपनी जो है वो 2019 में 95% प्रॉफिटेबल कंडीशन में थी, लेकिन इस ईयर क्या है, वो 75% ही प्रॉफिट अर्न हुआ है, यानी हमारा जो लॉस है वो कितना है, 20% का है ना।
20% का हमको लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? लॉस के कंडीशन में हमारी कंपनी अगर चलेगी तो हम नया बिजनेस सेटअप करने के बारे में सोचेंगे, नया प्लान, नया स्ट्रेटजी बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अपनी स्ट्रेटजी, अपना ये जो भी हमारा गोल्स है, जो भी प्लानिंग है फ्यूचर के लिए, उसको क्या करेंगे? एक्सटेंड कर देंगे कि चलो 2 इयर्स बाद हमारा ये फ्यूचर प्लान होगा कि हम एक नया, अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट कंडीशन में होगी तो हम नया प्लान डालेंगे या नया इंडस्ट्री, नया बिजनेस शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चेक करते हैं कि हमारी कंपनी कितनी प्रॉफिट कंडीशन में है या कितने लॉस कंडीशन में है। ठीक है, यस मैम। और बताइए, लास्ट है इसका रेशियो एनालिसिस का, लास्ट है ये टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो। Turnover ratio. टर्नओवर से वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि कितना हमें, हमारा सेल्स जो था, हमने सेल्स किया, ठीक है, इतने पैसे लगाए, इतना कैपिटल हमने लगाया हुआ है अपने बिजनेस में, ठीक है, वो हमको कितना रिटर्न हो रहा है, उससे हमको कितना टर्न हो रहा है, वापस हो रहा है। ठीक है, टोटल सेल मैम। टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इसको लिख लीजिए। इट कैलकुलेटेड to determine, it's calculated to determine the efficiency of operation based on effectively utilization of resources। टर्नओवर का क्या मतलब होता है? कितना हमें मिल रहा है, कितना हमने गेन किया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इट्स कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ रेशियो। मतलब क्या हो गया इसका कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑपरेशंस हो रहा है, ऑपरेशन इन द सेंस जो भी फंक्शनल एरियाज है, जो भी हमारा काम हो रहा है, जो भी हमारा वर्क हो रहा है, ठीक है, जो भी चीजें एक्शन ओरिएंटेड है, वो सारी चीजों को हम क्या करते हैं? उसकी इफिशियंसी एंड देखते हैं कि किस इफिशियंसी से काम हो गया, कितना इफेक्टिवली ये हमको मिला। जब आप शुरू में मैनेजमेंट के डेफिनेशंस को पढ़ रहे थे, उसमें देखा क्या डेफिनेशंस पढ़ा था? व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट में क्या पढ़ा था कि किसी भी काम को अगर हम इफिशिएंटली या इफेक्टिवली करते हैं तो क्या होता है? वो एज ए मैनेजमेंट या मैनेजमेंट का पार्ट होता है। हम लोग ये देखे थे ना, तो ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ टर्नओवर रेशियो हम यही चीज कैलकुलेट करते हैं कि जो भी हमारा सेल्स हो रहा है, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, फिनांस डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन सब का एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने जितने भी रिसोर्सेस हैं, ह्यूमन रिसोर्स है या कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, मैन मनी मेथड मटेरियल्स जो भी है, हमारे 5 पढ़े हैं ना, और मैन मनी मेथड मटेरियल्स, वो सारे चीजों का यूटिलाइजेशन इफिशियंसी से या इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफिशियंसी हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो लेबर्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो कितने कम समय में कितना अच्छा से प्रोडक्शन कर रहा है, कितने अच्छे से अपने गोल्स को या अपने जो भी प्रोडक्ट का टारगेट उसको दिया गया है, वो कम से कम समय में
कितना ज्यादा वो प्रोडक्टिविटी उसकी है, कितना ज्यादा से ज्यादा वो सेल कर रहा है, ठीक है। और इफेक्टिवली की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की जब बात आ गई, यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की बात आएगी तो हम समझ जाएंगे कि दिस इज अ ह्यूमन रिसोर्स, यानी जो हमारे एम्प्लॉय हम उनकी बात कर रहे हैं। बट अगर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात आएगी तो हम 5 M's के बारे में सोचेंगे, मनी, मेथड, मनी, मटेरियल्स, ठीक है, और मैन। ये सारी चीजें कैसे हो रही है, सही तरीके से हो रही है कि नहीं, हमारा कहीं ऐसा तो नहीं कॉस्ट ज्यादा आ रहा हो और प्रॉफिट कम। हम कोई भी रिसोर्स का यूटिलाइज करेंगे, उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि कम से कम समय में हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। कम से कम क्या हो, वेस्टेज जनरेट हो, ठीक है, कम से कम वेस्टेज जनरेट हो, ठीक है, और कम से कम रिसोर्सेज को हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो टर्नओवर रेशियो में हम यही चीज कंपेयर करते हैं कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैन, मनी, मेथड, मटेरियल, सब सारी चीजें सही तरीके से इफेक्टिवली इफिशियंसी तरीके से यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारे लेबर्स की प्रोडक्टिविटी की रेट क्या है, वो कम से कम समय में कितना ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना ज्यादा यूनिट सेल कर रहे हैं, ठीक है। इन सब रेशियो को हम एनालाइज करके एक लास्ट स्टेप पे ये पहुंचते हैं कि हमारा टर्नओवर रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है, हम किसी बड़े से बड़े टारगेट को 30 दिन के अंदर कंप्लीट करके दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मान लीजिए किसी कंपनी से आपको मिलने वाला था ऑर्डर कि हमें 1000 यूनिट 15 दिन के अंदर चाहिए, ठीक है। तो आप वो टारगेट, वो प्रोजेक्ट या वो चीज, उसका पैसा उसका लेने से पहले या वो टारगेट लेने से पहले क्या करोगे, टर्नओवर रेशियो देखोगे कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं सारे वो कितने इफेक्टिवली इफिशियंटली काम करते हैं, क्या वो 1000 यूनिट का टारगेट 15 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। अगर हम देखते हैं हाँ हमारा टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, ठीक है, हमारे जो भी एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इफिशियंसी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे टारगेट कि ठीक है, और हम 15 दिन में आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करके देंगे, ठीक है। समझ में आया? यस मैम, यस मैम। ओके, नोट कर लीजिए, नोट हो गया। मैम इसके बाद किसका क्लास? इसके बाद बेटा पता नहीं है, टाइम टेबल में देखो किसका होगा, ठीक है। तो टर्नओवर रेशियो हमारा यही रेशियो होता है, ये कैलकुलेट करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहे हैं वो इफिशिएंटली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी यूटिलाइजेशन है हमारे रिसोर्सेज का वो बेटर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे वेस्टेजेस कम है या नहीं है, या ज्यादा वेस्टेजेस हो रहे हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम नया टारगेट, नया जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होगी हम उसको फॉर्म करते हैं। एक बार मिला लीजिए सारे टॉपिक्स को, अगर कुछ में कोई दिक्कत हो तो पूछिए। रेशियो एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम हो किसी को? मैम हाँ पूछिए। एक बार सॉल्वेंसी रेशियो बता दीजिए। अच्छा ठीक है, बता देते हैं। देखो सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, बोर्ड पे बता दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। सॉल्वेंसी का सेम मतलब यही होता है, ठीक है, कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप अपने बैंक को या जो भी फ्यूचर में आपने उधार लिया है बैंकों से उसको आप चुका दोगे या नहीं चुका पाओगे, ठीक है। अगर अपने ऊपर एग्जांपल लेके सिंपल सा देख लो, अगर तुम्हारे पास मान लो बैंक में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं तुम्हारे अकाउंट में, बट किसी वजह से या किसी कारण की वजह से तुम वो पैसा अभी निकाल नहीं पा रही हो, या तुम दूसरी जगह हो, ठीक है, या तुम्हारा एटीएम एक्सपायर हो गया, मतलब तुम्हारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि तुम अपने उस 10,000 को तुरंत पा सको, तो तुम क्या ऑप्शन चूज करोगी? अगर तुम्हें तुरंत करंट में पैसे की जरूरत है तो तुम पहला चीज क्या देखोगी, ये देखोगी ना कि हम अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, ठीक है, या अपने रिलेटिव से किसी से ले सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए की ही एबिलिटी है कि तुम्हारे पास केवल 10,000 रुपए है,
तो क्या तुम 20,000 उधार लोगी? नो मैम। नहीं ना। तो सॉल्वेंट, तुम No, सॉल्वेंट कितने रुपए के लिए हो? यू आर एबल टू पे ओनली 10,000 रुपीज। 10,000। means you are solvent to, means you have a ability to pay your bank या your relatives या your friend only 10,000 rupees। तुम उसको केवल, तुम्हारे पास अगर 10,000 की एबिलिटी है तो तुम कोशिश करोगी कि हम उससे 5,000 उधार लेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 में से तुम 5,000 उसको आसानी से पे कर दोगी। लेकिन अगर 10,000 रुपए की एबिलिटी है तुम्हारे पास तो तुम